हेलो, गुड मॉर्निंग सभी को। आज की जो अपनी क्लास रहेगी वो क्लास 11th पे रहेगी। तो 11th क्लास में जितने भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, फिर जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो आपको आज की क्लास में लगभग क्वेश्चन कवर कराने की कोशिश की जाएगी। 11th क्लास में एक जो लास्ट चैप्टर है सामाजिक प्रभाव वाला, उस चैप्टर के क्वेश्चन अपन एक साथ करेंगे। जैसे सामाजिक प्रभाव आपके 12th क्लास में भी है, 11th क्लास में भी है, 9th में भी है, 8th में भी है। इस जो एक कॉमन टॉपिक है सारी क्लासों में, उसकी आपको एक अलग क्लास मिलेगी। तो 11th क्लास के जो भी क्वेश्चन आएंगे आपको थोड़े से स्टैंडर्ड लग सकते हैं या फिर उनका एक अच्छा लेवल रहेगा। लेकिन ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आपको अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है। दूसरी ये चीज़ कि एक तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने जिस हिसाब से क्लास को अप्रिशिएट किया है, फिर क्लास को आपने जिस हिसाब से अपने रिएक्शन दिया है, वो मेरे लिए पर्सनली बहुत मोटिवेटिंग है। देखो, होता क्या है कि जो ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस में जो बड़ा फ़र्क ये है कि ऑफलाइन क्लासेस में अपन को बच्चे सामने बैठे रहते हैं और बच्चों के चेहरे के एक्सप्रेशन से पता लग जाता है कि बच्चों को समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। और ऑनलाइन क्लासेस में ये पढ़ पाना संभव नहीं है कि बच्चों को एग्जैक्टली समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, या तो फिर आप लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, या फिर आप कमेंट में बोल सकते हो कि सर ये चीज़ समझ में आई है या फिर ये चीज़ समझ में नहीं है। उससे क्या होगा कि मैं भी आपको लगातार इंप्रूव करता रहूंगा अपने आप को। तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों को क्या करना है, मैं 1 या 2 सेकंड के लिए पॉज करूंगा, तो आप लोगों को क्वेश्चन देखना है, अपने वीडियो को पॉज करना है और फिर खुद से ट्राई करना है कि उस क्वेश्चन को आप खुद से सोल्व कर पाते हो या नहीं कर पाते। चलो पहला क्वेश्चन देखो। वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर पर आधारित पहला बाइनरी प्रोग्रामेबल कंप्यूटर है। बताओ क्या होगा इसका आंसर। देखो इसका आंसर है ए ऑप्शन, इनिएक। इनिएक की फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर ये आपको याद रखना है कि न्यूमैन, वॉन न्यूमैन क्या था। वॉन न्यूमैन एक साइंटिस्ट था जिस कंप्यूटर साइंस का। उसने एक आर्किटेक्चर दिया था। आर्किटेक्चर का मतलब है कि उसने एक ढांचा दिया था कंप्यूटर को बनाने का। उसमें मेनली ये कहा गया था कि पहले क्या होता था कि डेटा को एक अलग जगह सेव किया जाता था और जो भी अपने ऐप है या फिर प्रोग्राम्स हैं उनको अलग जगह सेव किया गया था। लेकिन वॉन न्यूमैन ने ये बताया था कि आप डेटा और प्रोग्राम को या फिर सॉफ्टवेयर को एक ही जगह पे सेव कर सकते हो। उसमें और भी बहुत सारी चीजें थी, लेकिन आपको ये याद रखना है कि वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर पर आधारित पहला बाइनरी प्रोग्रामेबल कंप्यूटर कौन सा था? वो था इनिएक। अब देखो अबेकस कौन सा था? अबेकस पहला यांत्रिक यंत्र था। परम क्या था? परम बताओ, देखें सोच के बताओ, परम क्या था? भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है ना। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? परम था। और ये एनालिटिकल इंजन किसने बनाया था? चार्ल्स बेबेज ने। किसने बनाया था? चार्ल्स चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। और इसी एनालिटिकल इंजन के कारण चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, मूर का नियम किससे संबंधित है? क्या आंसर होना चाहिए बताओ। मूर का नियम किससे संबंधित है? तो मूर का नियम है एक चिप पर ट्रांजिस्टरों की संख्या। देखो जो सबसे पहले पीढ़ी के कंप्यूटर थे उनमें वैक्यूम ट्यूब्स का यूज किया गया। उसके बाद में जो सेकंड पीढ़ी के कंप्यूटर थे उनमें ट्रांजिस्टर का यूज किया गया। तीसरी पीढ़ी में अपने पास चिप बना ली थी अपन लोगों ने, आईसी, जिसको इंटीग्रेटेड सर्किट बोला जाता है। तो मोरे नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये बताया था कि एक चिप पर जो भी अपन ट्रांजिस्टर लगा रहे हैं, जैसे ये चिप है, तो शुरू में क्या हुआ था कि ये चिप है और इस चिप पे मान लो ऐसे 10 ट्रांजिस्टर लगा रहे हैं, है ना। फिर समय के साथ क्या हुआ, इसी चिप पे ट्रांजिस्टरों की संख्या बढ़ती गई। फिर ये ट्रांजिस्टर कितने हो गए? यहाँ पे 20 हो गए, फिर क्या हो गए? 40 हो गए, फिर क्या हो गए? 80 हो गए, फिर क्या हो गए? 100 हो गए। तो ये किसने बताया था? मूर का नियम इससे संबंधित है कि एक चिप पर ट्रांजिस्टरों की संख्या है, उसमें क्या है? घातीय वृद्धि होती है, वो लगातार क्या होती है? बढ़ती जाएगी। ये बताया था मूर ने। ये आपके 11th क्लास में दे रखा है। नेक्स्ट, केस मेमोरी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? केस मेमोरी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? केस मेमोरी का मुख्य उद्देश्य सीपीयू की गति को बढ़ाना। नेक्स्ट, केस मेमोरी किसके और मेन मेमोरी के बीच स्थित होती है? ये आपके क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, आपके क्वेश्चन आ चुका है रीट में कि केस मेमोरी किन के बीच में स्थित होती है? केस मेमोरी मेन मेमोरी और किसके बीच में स्थित होती है? सीपीयू के बीच में स्थित होती है। केस मेमोरी किस सिद्धांत पर कार्य करती है? बताओ, देखिए ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि केस मेमोरी किस सिद्धांत पर कार्य करती है। ये करती है लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस पे। देखो ये आपका सीपीयू है, मान लो ये आपका सीपीयू है और ये आपकी मेमोरी है। ये आपकी मेमोरी है। तो सीपीयू को कोई भी डेटा चाहिएगा तो सीपीयू क्या करेगा? मेमोरी के पास जाएगा और वहां से जो भी डेटा चाहिए उसको लेके आ जाएगा, और जो भी काम करना है वो सीपीयू अपना काम करेगा। फिर उसके बाद में इसी डेटा को मेमोरी के वापस सेव करने को दे देगा। तो इसमें क्या है कि बहुत ज्यादा टाइम लगता है। क्या है इसमें जो टाइम है वो क्या है? ज्यादा लगता है। तो उसके कारण अपन ने क्या किया, अपन ने यहाँ पे एक केस मेमोरी बिठा दी।
क्या बिठा दी, कैश मेमोरी। उससे क्या हो गया, सीपीयू के बिल्कुल पास में है, तो सीपीयू को यहाँ से यहाँ जाने में कम समय लग रहा है और वापस आने में भी क्या लग रहा है, कम समय लग रहा है। तो देखो कैश मेमोरी में एक चीज आपको और याद रखनी है, यहाँ पे एक टर्म यूज की जाती है, हिट और मिस। क्या यूज की जाती है, हिट और मिस। हिट और मिस। देखो हिट का मतलब क्या होता है, मान लो सीपीयू को कोई डेटा चाहिए और वो डेटा उसको कैश मेमोरी में मिल जाए तो उससे क्या बोला जाता है, उसे हिट बोला जाता है। और मान लो सीपीयू को जो डेटा चाहिए वो कैश मेमोरी में नहीं मिले तो क्या करेगा सीपीयू, पहले कैश मेमोरी में जाएगा, यहाँ पे इसको डेटा नहीं मिला तो फिर कहाँ जाएगा, मेन मेमोरी में जाएगा। यदि सीपीयू को डेटा जो डेटा चाहिए वो यदि कैश मेमोरी में नहीं मिलता है तो उस चीज को क्या अपन बोलते हैं, मिस बोलते हैं। और यदि कैश मेमोरी में डेटा मिल जाता है उसे क्या बोलते हैं, हिट बोलते हैं। नेक्स्ट, कंप्यूटर सिस्टम में बस क्या होती है, बताओ। देखिए कंप्यूटर सिस्टम में बस क्या होती है, कंप्यूटर सिस्टम में बस होती है डेटा ले जाने का क्या रहता है, मार्ग, उन्हें क्या बोला जाता है, बस बोला जाता है। नेक्स्ट, सिस्टम बस के मुख्य प्रकार कितने होते हैं, सिस्टम बस कितने प्रकार की होती है। देखो सिस्टम बस कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी है, पहली है डेटा बस, दूसरी है कंट्रोल बस और तीसरी है एड्रेस बस। देखो बस का मतलब क्या है, जैसे आपका सीपीयू है, सीपीयू मेमोरी से जुड़ा हुआ रहेगा और डेटा किस में रहेगा, मेमोरी में रहेगा। तो मेमोरी से डेटा सीपीयू में कैसे आएगा, तो ये सीपीयू है और ये आपके पास क्या है, मेमोरी। तो डेटा यहां से यहां आ रहा है और यहां से यहां भी आ रहा है, तो डेटा कैसे आएगा, तो कुछ तार बिछाए जाते हैं, इन दोनों के बीच क्या है, बहुत सारे तार होते हैं जिन्हें वायर बोला जाता है। इन वायर के माध्यम से डेटा यहां से यहां पे जाएगा और यहां से यहां पे जाएगा, इन्हीं वायरों को क्या बोला जाता है, इन्हीं वायरों को बस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बस बोला जाता है। तो बस का काम क्या है, डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना। इसी आधार पर बसें 3 प्रकार की होती है। पहली होती है डेटा बस, इसका काम है डेटा को ले जाना, इसका काम क्या है, डेटा ले जाने के काम, डेटा ले जाना, ये इसका काम है। दूसरी है कंट्रोल बस, कंट्रोल का मतलब होता है नियंत्रण, मतलब जितने भी नियंत्रण सिग्नल रहेंगे ना, जितने भी नियंत्रण संदेश रहेंगे या फिर आप सिग्नल बोल सकते हो, ये ले जाने का काम कौन करेगी, कंट्रोल बस। और फिर ये एड्रेस बस, एड्रेस बस क्या करेगी, आपके पास जो भी एड्रेस की जानकारी है, एड्रेस की जानकारी एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाएगी। तो डेटा ट्रांसफर होता है कंप्यूटर में तो किसके माध्यम से होता है, बस के द्वारा होती है। और बस कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की बसें होती है। नेक्स्ट, माइक्रो प्रोसेसर की विशेषताएं। अपन ने देखा था कि जो अपन जब चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर थे तब माइक्रो प्रोसेसर बन गया था और जो पहला माइक्रो प्रोसेसर बना था दुनिया का वो था इंटेल 404, इंटेल 4004, सॉरी, इंटेल 4004। तो हर माइक्रो प्रोसेसर की कुछ ना कुछ विशेषताएं होती है। क्या विशेषताएं, 4 विशेषताएं होती है। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है कि माइक्रो प्रोसेसर की कितनी विशेषताएं होती है, 4 विशेषताएं होती है। देखो पहला है शब्द का आकार। शब्द का आकार से ये मतलब है कि वो सबसे छोटा शब्द जिसको एक बार में प्रोसेस माइक्रो प्रोसेसर है उसको प्रोसेस कर सके। शब्द का आकार, जो पहले के समय अपन 8 बिट का यूज में लेते थे, फिर 16 बिट का, जो अभी के समय में है वो या तो 32 बिट ले रहे हैं, 32 बिट का ले रहे हैं या फिर 64 बिट का ले रहे हैं। शब्द का आकार से मतलब आया समझ में, कि वो सबसे छोटा शब्द का आकार जिसे माइक्रो प्रोसेसर एक बार में प्रोसेस कर सके या फिर एक बार में उपयोग में ले सके, उसको क्या बोलते हैं, शब्द का आकार। और इसी शब्द के आकार पे अपनी जो रैम की साइज है, मेमोरी का मतलब है यहाँ पे रैम, रैम की साइज तय की जाती है। जैसे आपके कंप्यूटर की मेमोरी क्या होगी, रैम क्या होगी, जैसे 8 GB होगी, 16 GB होगी या फिर 32 GB होगी, वो किससे तय की जाती है, शब्द के आकार से तय की जाती है। फिर अगला है घड़ी की गति, कि मतलब किस गति से कंप्यूटर आपका काम कर रहा है ना, और इसकी गति को मापने के लिए अपन हर्ट्ज को यूज में लेते हैं। किसको लेते हैं, हर्ट्ज, ऐसे लिखा जाता है ना, हर्ट्ज। तो कंप्यूटर की गति किस में मापी जाती है, हर्ट्ज में मापी जाती है। और उसके बाद में है कोर। कोर का मतलब ये हुआ कि जैसे सिंगल कोर है, सिंगल कोर का ये मतलब हुआ कि एक बार में एक ही काम कर सकता है। फिर अपने पास क्या है, ड्यूल कोर आया, है ना। फिर ड्यूल कोर के बाद में आप अभी के जो कंप्यूटर आ रहे हैं उनमें 8 कोर भी मिल रहा है आपको, जिसे ओक्टा कोर बोलते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, ओक्टा कोर बोलते हैं। तो माइक्रो प्रोसेसर की 4 विशेषताएं होती है। शब्द का आकार, वो है मिनिमम शब्द या फिर वो शब्द का आकार जिसे माइक्रो प्रोसेसर एक बार में प्रोसेस कर सकता है, उसे शब्द का आकार बोला जाता है। इसी शब्द के आकार पे उसकी मेमोरी साइज का डिसाइड करते हैं कि अपनी कंप्यूटर में कितनी मेमोरी या फिर रैम होनी चाहिए। घड़ी की गति का मतलब है कि किस गति से वो काम कर रहा है, और कोर का मतलब हो रहा है कि कितने काम एक साथ कर सकता है, उसे कोर बोला जाता है। जैसे आपके कंप्यूटर में एक हो रहा है तो इसका मतलब है एक काम एक साथ कर सकता है। यदि 8 कोर है इसका मतलब ये है कि 8 काम एक साथ कर सकता है। नेक्स्ट, निम्न में से डेटा का प्रकार है, सोच के बताओ निम्न में से डेटा के कौन कौन से प्रकार हैं। तो ये सारे के सारे क्या हैं, डेटा के प्रकार है। डेटा 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है संचरित डेटा, फिर असंचरित डेटा, फिर अर्धसंचरित डेटा। यहाँ पे संचरित कर लेना। देखो सबसे पहले तो डेटा को समझो, डेटा क्या है। डेटा का मतलब है कि बहुत सारे टेक्स्ट मैसेज हैं या फिर जो भी आप टेक्स्ट में
लेते हो उसको डेटा बोलते हैं, फोटोज को डेटा बोलते हैं, बहुत सारी फाइल्स होती है जैसे पीडीएफ फाइल्स, वर्ड फाइल, इनको डेटा बोलते हैं, बहुत वीडियोस होते हैं उन सबको डेटा बोला जाता है। यदि आपके पास डेटा को आपने व्यवस्थित कर रखा है, मतलब बिल्कुल सही तरीके से अरेंज कर रखा है, उसको बोलते हैं संचरित डेटा। इसमें क्या है कि डेटा क्या रहता है, व्यवस्थित रहता है। क्या रहता है, पूरी तरीके से व्यवस्थित है। जैसे आपकी अलमारी है, जैसे जनरली जो लड़कों की अलमारी होती है वो व्यवस्थित नहीं रहती है, और लड़कियों की अलमारी है वो आप देखोगे तो पूरी तरीके से व्यवस्थित रहेगी, उनके सारे कपड़े सही जगह पे व्यवस्थित रहेंगे। उसको अपन बोल सकते हैं संचित डेटा। असंचित का मतलब है कि सारे बिखरे हुए डेटा, कि फोटोज भी एक जगह पे पड़ी है, वीडियोज भी एक जगह पे पड़े हैं, फाइल्स भी एक जगह पे पड़ी है, बहुत रैंडम डेटा जो भी डेटा है वो सारे के सारा एक जगह पे डाल दे, उसको बोलते हैं असंचित डेटा। अर्धसंचरित का मतलब होता है ये दोनों का मिक्स होता है, संचरित और असंचरित, मतलब कुछ प्रकार का डेटा है उसको अच्छे से व्यवस्थित किया गया है, और जो बाकी का डेटा है वो अव्यवस्थित है। आपको याद रखना है कि निम्न में से डेटा का प्रकार, डेटा कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के डेटा होते हैं। पिछली बार डेटा पे आपके क्वेश्चन आया था। अगला, आईडी का पूरा नाम है, आईडी का पूरा नाम है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्रोग्राम, सॉरी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। आईडी का पूरा नाम है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। नेक्स्ट, आईडी का मुख्य उपयोग किसके लिए किया जाता है, बताओ किसके लिए किया जाता है आईडी का मुख्य उपयोग। आईडी का मुख्य उपयोग किया जाता है प्रोग्राम लिखने, चलाने और डीबग करने के लिए। देखो आईडी क्या है, आईडी एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। क्या है, सॉफ्टवेयर है। मान लो आपका कंप्यूटर में इंटरेस्ट बढ़ गया और आपको कंप्यूटर की कोई भाषा सीखनी है, जैसे सी सीखनी है, फिर पाइथन सीखनी है, किसी भी तरह की भाषा सीखनी है, तो जब भी आप कोई भाषा सीखोगे तो भाषा सीखने के लिए आपको कोई ना कोई सॉफ्टवेयर चाहिएगा। उस सॉफ्टवेयर को क्या बोला जाता है, आईडी बोला जाता है। ये आईडी आपको क्या करेगा, एक इन्वायरमेंट देगा जहाँ पे आप अपना कोड, जो भी आप लिखना आता है आपको जिस भी लैंग्वेज में, आप सबसे पहले क्या लिखोगे, उस कोड को लिखोगे। उसके बाद में टेस्ट करोगे कि आपने जो कोड लिखा है उसके अकॉर्डिंग सही रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा। उसके बाद में मान लो कुछ गलती हो गई तो उसको डिबग करोगे कि गलती हुई कहाँ पे है और कैसी गलती है और उसको सुधारा कैसे जाए। तो देखो आईडी का मुख्य उपयोग क्या है, प्रोग्राम लिखने के लिए काम में आता है, फिर प्रोग्राम को चलाने के काम में आता है और डिबग करने के काम में आता है। आप कोई सी भी प्रोग्रामिंग भाषा सीख रहे हो तो आपको उस भाषा के लिए आपको आईडी की रिक्वायरमेंट होगी। देखो आईडी को ऐसे समझो, जैसे आप लोग बहुत सारे आप लोगों ने बच्चों को देखा होगा कि वो तैयारी करने के लिए अलग अलग शहर चले जाते हैं, जैसे कोई जयपुर जा रहा है, कोई जोधपुर जा रहा है, कोई सीकर जा रहा है, कोई कोटा जा रहा है। तो वहाँ पे क्या बोलते हैं वो, ऐसी उनका पहला जो शब्द रहता है वो ये रहता है कि वहाँ पे माहौल है, पढ़ाई का माहौल है, मतलब पढ़ाई का एनवायरनमेंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ पे अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट होंगे जहाँ पे उनको अच्छा पढ़ाया जा रहा है। उसके बाद में वहाँ पे खुद को टेस्ट करने के लिए वहाँ पे डेली टेस्ट सीरीज होती है या फिर वीकली टेस्ट सीरीज होती है, जहाँ पे उनको टेस्ट किया जाएगा, फिर उनकी डिबगिंग की जाएगी, मतलब कहाँ पे वो लोग गलती करें उनको सुधारने का बताया जाएगा कि आप इस टॉपिक में गलती करो और यहाँ पे सुधारो। उसी तरीके से कंप्यूटर लैंग्वेज में अपन किसको यूज में लेते हैं, आईडी को यूज में लेते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन आईडी का हिस्सा नहीं है, आईडी का कौन हिस्सा नहीं है, एंटीवायरस। आईडी के 3 हिस्से होते हैं। पहला होता है सोर्स कोड एडिटर। एडिटर का मतलब होता है जहां पे अपन लिखेंगे, जैसे आप नोटबुक पे लिखते हो उसी तरीके से कोड को लिखने के लिए आपको कहीं ना कहीं पे तो लिखना पड़ेगा, तो अपन कहां पे लिखेंगे, सोर्स कोड एडिटर। जैसे मैंने कल बताया था आपको कि जो डॉट टीएक्सटी फाइल होती है, डॉट टीएक्सटी फाइल किसकी फाइल होती है, एक्सटेंशन किसका होता है, नोटपैड का होता है। और नोटपैड क्या है, एक तरह का टेक्स्ट एडिटर है जिसमें अपन टेक्स्ट लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको एक एडिटर चाहिएगा जिसमें आप अपना कोड लिख सकते हो। उसके बाद में कंपाइलर। कंपाइलर का ये मतलब है कि कंपाइलर पहले भी आ चुका है कि जो कोड आपने लिखा है उसको मशीनी भाषा में बदलना है, फिर बाइनरी भाषा में बदलना, ये भी इसके साथ रहता है। फिर होता है डीबगर। डीबगर का मतलब है कि आपने जहां पे भी गलती की है तो डीबगर आपको अपने आप बता देगा कि आपने 20वीं लाइन में गलती की है और इस तरह की गलती है और आप उसको ऐसे सुधार सकते हो। तो आईडी के 3 भाग होते हैं, तीनों भाग आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट, अब देखो सॉफ्टवेयर 3 तरह के होते हैं। पहला है FOSS, इसका मतलब है फ्री हैंड ओपन सोर्स। दूसरा है फ्रीवेयर बोला जाता है, और तीसरे सॉफ्टवेयर को मालिकाना सॉफ्टवेयर बोला जाता है। देखो ऐसे समझो इसको। हाँ मान लो कि मैं एक सब्जी बहुत अच्छी बना रहा हूं और आप लोग मेरे पास आए, तो वो सब्जी मैं आपको फ्री में खिला रहा हूं, प्लस उसके साथ में मैं आपको सब्जी बनाने की रेसिपी भी बता रहा हूँ कि इस सब्जी को मैंने ऐसे बनाया है, कि जो जो भी मैंने मसाले यूज में किए हैं, फिर जो भी प्रोडक्ट यूज में किए हैं वो आपको मैंने पूरा बता दूं, तो उसको क्या बोला जाता है, FOSS बोला जाता है। इसमें क्या है कि जो सोर्स कोड में सॉफ्टवेयर भी मिलेगा, सॉफ्टवेयर का मतलब है जो आपको सब्जी है वो भी मिलेगी, प्लस सोर्स कोड का मतलब है उसको बनाने की आपको विधि भी साथ में फ्री दी जाएगी, उसको बोला जाता है FOSS। उसका एग्जाम्पल है उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम, ये आपको फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। उसके बाद में फ्रीवेयर। फ्रीवेयर का ये मतलब है कि सॉफ्टवेयर तो आपको फ्री में मिल जाएगा, लेकिन आपका जो सोर्स कोड है, सोर्स कोड का मतलब है जो रेसिपी है जिससे ये सॉफ्टवेयर बना है वो आपको रेसिपी नहीं मिलने वाली, इसको बोलते हैं फ्रीवेयर।
ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना कि फ्री वेयर सॉफ्टवेयर किस तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर जिनको अपन यूज फ्री में कर सकते हैं, लेकिन उन सॉफ्टवेयर को कैसे बनाया गया है, उसका जो सोर्स कोड है वो अपन को नहीं मिलता है। तीसरे होते हैं मालिकाना सॉफ्टवेयर। मालिकाना सॉफ्टवेयर का मतलब है कि ये कुछ भी फ्री में नहीं रहता। इन यदि सॉफ्टवेयर को आपको यूज में लेना, उपयोग में लेना है, तो आपको कुछ ना कुछ पेमेंट देना पड़ेगा, क्योंकि इनके कॉपीराइट के भी इश्यू रहते हैं। तो आपको याद रखना है सॉफ्टवेयर तीन तरह के होते हैं। FOSS का मतलब है सोर्स कोड भी फ्री में मिलेगा और सॉफ्टवेयर को यूज करना भी फ्री में मिलेगा। दूसरा है फ्रीवेयर, सॉफ्टवेयर को यूज आप फ्री में कर सकते हो, लेकिन आपको उसका सोर्स कोड नहीं मिलेगा। मालिकाना सॉफ्टवेयर, यदि आप सिर्फ आपको सॉफ्टवेयर दिया जाएगा किसके लिए, यूज करने के लिए। जैसे विंडोज, जैसे आपने कंप्यूटर में विंडोज 11 डाल दिए, तो आपको कुछ पैसे देने पड़ेंगे विंडोज को, तभी आप उसको यूज कर सकते हो। नेक्स्ट, निम्न में से ऑपरेटिंग सिस्टम के यूजर इंटरफेस के प्रकार हैं। बताओ कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम के यूजर इंटरफेस के प्रकार है। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। देखो इंटरफेस से मतलब समझो ये है कि इंटरफेस अपन को क्या देता है। जैसे आपका फोन चला रहे हो, जैसे आजकल जो नहीं पढ़ा है, बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, वो भी आजकल एंड्रॉइड फोन चला रहा है। क्यों चला रहा है? क्योंकि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसने इतना अच्छा उसको यूजर इंटरफेस दे रखा है, जिसकी वजह से चला रहा है। जैसे आपको यूट्यूब पे कोई वीडियो सर्च करना हो, तो आजकल वॉइस का ऑप्शन रहता है कि आप सिर्फ बोल दो कि आपको कौन सा वीडियो चाहिए, आपकी लिस्ट आ जाएगी उस वीडियो के से रिलेटेड। तो देखो, तो सबसे पहला था इंटरफेस, वो था कमांड आधारित। इसका मतलब ये है कि आपको कमांड लिखनी पड़ेगी, और कमांड लिखने के बाद जो आप सॉफ्टवेयर ओपन करना है, मान लो व्हाट्सएप ओपन करना है, तो आपको यहाँ पे कमांड लिखनी पड़ेगी। ऐसे टर्मिनल में जैसे आपने लिख दिया ओपन व्हाट्सएप, लिख दिया ना। फिर यूट्यूब ओपन करना है, तो आप लिख दोगे ओपन यूट्यूब, है ना। तो आपको कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन करना है, फिर उसको चलाना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको उसको कमांड लिखनी पड़ेगी। उसको बोलते हैं कमांड आधारित। दूसरे होते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, GUI, जो अपन ने कल पढ़ा था। GUI का मतलब है आपको आइकन मिलेगा, जैसे यूट्यूब का ऐसा आइकन मिल रहा है, रेड रेड आइकन रहता है ना, ऐसा रेड रेड आइकन। तो आपको उस आइकन पे माउस की सहायता से क्या करना है, क्लिक करना है, तो यूट्यूब आपका ओपन हो जाएगा। तीसरा है टच आधारित। टच आधारित तो सबसे यूजर फ्रेंडली है, आजकल जितने भी फोन है वो टच आधारित है। जैसे एंड्रॉइड के जितने भी फोन आ रहे हैं वो टच आधारित है। कोई भी आइकन रहेगा, जैसे आपको यूट्यूब खोलना है, तो यूट्यूब के आइकन पे जाओ और उस पर क्लिक करो, तो यूट्यूब क्या हो जाता है, ओपन हो जाएगा। फिर देखो नेक्स्ट, आवाज आधारित इंटरफेस। आवाज आधारित का है कि आपकी वॉइस से जो आप बोल रहे हो, आपको यूट्यूब ओपन करना है, तो आजकल बहुत जैसे सीरी आ रहा है ना, जैसे आपके फोन में किसी को कॉल लगाना है, तो आप श्री को बोल दो कि रमेश को कॉल लगाओ, तो श्री अपने आप कॉल लगा देगा। मतलब आपकी आवाज से क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम काम करने लग जाएगा। एक है जेस्टर। जेस्टर का मतलब होता है, इसको बोलते हैं जेस्टर। जेस्टर का मतलब है कि मान लो मैं अपने बोर्ड पे ऐसे अंगुली से ऐसे करूं, तो अगली स्लाइड आ जाए, नीचे करूं तो नीचे पिछले वाली स्लाइड आ जाए। इसको बोलता है जेस्टर। कि आपके हाथों या फिर आंखों के इशारों से यदि आपका कंप्यूटर चल रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, जेस्टर। ये है कंप्यूटर के इंटरफेस। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से इंटरफेस प्रोवाइड करता है, अपन को 5 तरह के इंटरफेस प्रोवाइड करता है। तो इसके आप बहुत यूज टू होंगे, अभी तक ये इंटरफेस चल रहा है। जेस्टर आवाज वाला भी चल रहा है। अपन जैसे यूट्यूब पे आजकल सर्च करना है, तो अपन टाइपिंग नहीं करते मोस्ट ऑफ द टाइम। अपन क्या करते हैं कि वहां पे वॉइस वाले ऑप्शन में जाके बोल देते हैं कि आपको ये चाहिए। और जेस्टर का मतलब एक हाथों के इशारों से या फिर आंखों के इशारों से यदि आपकी डिवाइस चलने लग जाए, तो उसको बोलते हैं जेस्टर आधारित इंटरफेस। ये आपको याद रखना है इंटरफेस कितने प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट वाला का पूरा नाम है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। देखो इसका मतलब क्या है, जैसे उस समय बहुत सारे कंप्यूटर बनाए गए थे, अलग अलग देश लोग कंप्यूटर पे कार्य कर रहे थे। तो हर जैसे ए को उन्होंने रिप्रेजेंट करने का तरीका बनाया कि ए कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है, बाइनरी भाषा समझता है। तो सबसे पहले अपन को क्या करना पड़ेगा, ए को दशमलव में बदलना पड़ेगा, किसी गिनती में बदलना पड़ेगा। जैसे ए को 65 में बदल दिया, फिर 65 को किस में बदला जाएगा, 65 को फिर बाइनरी लैंग्वेज में बदला जाएगा। मान लो ऐसा अमेरिका ने किया, तो भारत वालों ने कुछ अलग, क्योंकि कुछ नियम तो थे नहीं। मान लो ए को उन्होंने सबसे पहले बदला किसी संख्या में, मान लो ए को उन्होंने 70 में बदल दिया। ए है, इसका मतलब अंदर क्या लिखा जा रहा है, 70, और फिर 70 को किस में बदला, बाइनरी में बदला। उससे क्या हो रहा था कि कंप्यूटर के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा था उसमें फर्क आ रहा था, क्योंकि एक कंप्यूटर ए को 70 समझ रहा था, दूसरा कंप्यूटर ए को 65 समझ रहा था। उसी तरीके से उन्होंने एक स्टैंडर्ड ला दिया कि जितने भी है इंग्लिश की लैंग्वेज है, उनके निश्चित कर दिए कि ए को अपन 65 ही लिखेंगे। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे अपन वेट मेजर कर रहे हैं, तो वेट मेजर करने की बहुत सारी यूनिट है, लेकिन जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो क्या है, किलोग्राम है। क्या है, किलोग्राम है। उसी तरीके से यदि आपको हाइट मेजर करनी है, लंबाई मेजर करनी है, उसकी भी बहुत सारी यूनिट है, लेकिन एक स्टैंडर्ड यूनिट है। स्टैंडर्ड यूनिट का नाम क्या है, मीटर। स्टैंडर्ड यूनिट का नाम क्या है, मीटर। जैसे अपन इंच में भी देखते हैं, है ना, सेंटीमीटर में भी देखते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, मीटर। नेक्स्ट, बताओ देखें इसका आंसर। ISC का उपयोग किस लिए किया जाता था। देखो, ये भारतीय भाषाओं के लिए बनाया गया था। ISC की फुल फॉर्म है
इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। देखो उसे जिस तरीके से अमेरिका ने बनाया था, अमेरिका ने तो इंग्लिश के लिए बनाया था। जो देखो एक चीज और बता देता हूँ, ए सी डबल आई था, वो 7 बिट का कोड था। कितने बिट का कोड था? 7 बिट का कोड। 7 बिट का कोड है, इसका मतलब उसमें कितने अक्षर बनाए जा सकते हैं? 2 की घात 7। 2 की घात 7 का मतलब है 2 को ऐसे 7 बार गुणा कर दो तो आपको क्या मिलेगा? 128 मिलेगा। क्या मिलेगा? 128। मतलब 128 अक्षरों को लिया गया था एसिक में। जो भारतीय कोड था उसमें 8 बिट का यूज किया गया था। कितने बिट का? 8 बिट का। 8 बिट का मतलब कितने अक्षरों के कोड लिख सकते हैं? 2 की घात 8। 2 की घात 8 का मतलब होता है 256। 256 में से जो शुरू के 128 थे वो इसी लैंग्वेज के थे। इसके आगे बाकी के जो बचे आपके पास 128, उसमें भारतीय भाषाएं यूज की गई, जैसे आपके हिंदी भाषा को यूज किया गया या फिर और भी जो भी भाषाएं रीजनल भाषाएं हैं, बाद में बहुत सारी भाषाएं उनको यूज में किया गया। नेक्स्ट, यूनिकोड का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताओ। देखिए यूनिकोड का मुख्य उद्देश्य क्या है? सभी भाषाओं के अक्षरों को एक समान कोड देने के लिए। देखो जैसे हर देश अपने अपने तरीके से स्टैंडर्ड बना रहा था, लेकिन कोई भी एक ऐसी संस्था नहीं थी जिसमें दुनिया की हर लैंग्वेज कवर हो जाए और उसके लिए एक कोड निश्चित हो जाए। जैसे के को आपको जैसे 65 से रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए क्या किया गया? यूनिकोड आया था मार्केट में। क्या आया था? यूनिकोड। देखो अमेरिका ने जो अपने स्टैंडर्ड बनाए थे वो एससीआई से बनाए थे, उसने कुल 128 अक्षर थे, उनके स्टैंडर्ड बनाए थे। फिर आया भारतीय इंडियन स्टैंडर्ड थे, उसमें कुल कितने अक्षर थे? 256 अक्षर थे। उसके बाद में क्या है? इन सबको मिला के एक बड़ा कोड बना दिया जिसमें क्या था? यूनिकोड। देखो एक चीज और इसमें, ये सी था, इसमें कुल कितने थे? 128 थे, लेकिन जो भारतीय लोगों ने बनाया था उसमें ये भी था 128 इसके अक्षर थे और 128 इसके अक्षर थे। फिर आ गया यूनिकोड। ये क्या आ गया? यूनिकोड। ये आ गया यूनिकोड। इसमें दुनिया की हर भाषा कवर होती है, हर भाषा के लिए एक ना एक अक्षर उसको दिया गया है या फिर एक ना एक स्टैंडर्ड उसको दिया गया है। तो आजकल अपन जो ज्यादातर यूज करते हैं वो कौन सा यूज करते हैं? यूनिकोड यूज करते हैं। नेक्स्ट, यूनिकोड में सामान्यतः कितनी बिट्स का उपयोग किया जाता है? यूनिकोड में जो बिट्स हैं वो वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब बदलती रहती है। आप 8 बिट का भी कर सकते हो, 16 बिट का भी कर सकते हो और 32 बिट का भी कर सकते हो। 7 बिट का किसने किया था? अमेरिका वालों ने, एसिक वालों ने किया था। 8 बिट का किसने किया था? जो अपने इंडियंस कोड लिखे गए थे वो 8 बिट पे लिखे थे। और यूनिकोड के लिए 8, 16 और 32 3 बिट है, आप किसी का भी उपयोग कर सकते हो। नेक्स्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? बताओ। देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसे बोलते हैं? इसका मतलब है मशीनों को बुद्धिमान बनाने की तकनीक। देखो आर्टिफिशियल का मतलब होता है कृत्रिम। आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है? कृत्रिम। और इंटेलिजेंस का मतलब होता है बुद्धिमानी, है ना? मतलब होता है मतलब कृत्रिम बुद्धिमानी। आप मशीनों को यदि आप बुद्धिमान बना रहे हो, इसका मतलब यह है कि मशीन अपने हिसाब से डिसीजन ले सकती है सोच समझ के, तो उसको क्या बोला जाता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोला जाता है। जैसे आजकल जो मार्केट में चल रहा है एआई, एआई की फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये भी आपको याद रखना है। सॉरी। नेक्स्ट, मशीन लर्निंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताओ। देखिए मशीन लर्निंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? मशीन लर्निंग का मुख्य उद्देश्य है मशीन को अनुभव से सीखने की क्षमता देना। जैसे आप लोग क्या करते हो? खुद से लर्निंग कैसे करते हो? जो आपने गलती की है उसको आप वापस नहीं दोहराते, तो आप खुद को सुधारते हो। ये आपकी खुद की लर्निंग है। जैसे ऐसे ही मशीनों के साथ हो जाए कि मशीन जो गलती कर रही है, मशीन वो गलती वापस दोहराए नहीं, मतलब अपनी ही गलतियों से सीखे, उसे क्या बोला जाता है? मशीन लर्निंग बोला जाता है। मशीन को अनुभव से सीखने की क्षमता देना। नेक्स्ट, एनएलपी का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताओ। देखिए एनएलपी का मुख्य उद्देश्य क्या है? मशीन को मानव भाषा समझने योग्य बनाना। एनएलपी की फुल फॉर्म है नेचुरल नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। देखो इसमें होगा क्या, जैसे आपका कंप्यूटर है वो कौन सी भाषा समझ रहा है? बाइनरी भाषा समझ रहा है। तो या तो आप उसको बाइनरी में दो, तो अपन बाइनरी में नहीं दे पा रहे हैं, उसके लिए अपन क्या करें? इंग्लिश को यूज कर रहे हैं, फिर अपन कंपाइलर या इंटरप्रेटर लगा रहे हैं। देखो एनएलपी का मुख्य उद्देश्य क्या है? मशीन को मानव भाषा समझने योग्य बनाना। देखो जैसे आजकल एलेक्सा वगैरह चल रहा है या फिर सिरी चल रहा है, उसमें आप अपनी भाषा बोलते हो और अपनी भाषा जैसे ही आप बोलोगे वो उसको अपने आप ट्रांसलेट कर लेगा और जो चीज आप चाहते हो वो आप चीज कर देगा। इसको क्या बोला जाता है? एनएलपी बोला जाता है, कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। नेक्स्ट, वर्चुअल रियलिटी क्या है? वर्चुअल रियलिटी आभासी कंप्यूटर वातावरण। जैसे आप लोगों ने देखा होगा आजकल मेले वगैरह में भी लगते हैं कि कुछ ऐसे गेम वगैरह लगते हैं कि बच्चों के यहाँ पे लगाया जाता है ऐसे, और फिर उसके बाद में उनको गेम खिलाया जाता है। तो आप देखोगे बच्चे जब गेम खेलेंगे या फिर उसमें जाएंगे तो अपने आप उनके बॉडी के मूवमेंट क्या हो जाएंगे? स्टार्ट हो जाएंगे। उनको एक आभासी वातावरण मिल जाएगा। जैसे आपने 3D मूवीज कभी देखी है? 3D मूवीज में जैसे आप जाओगे सिनेमाघर में तो आपको एक चश्मा दिया जाएगा, वो 3D चश्मा रहता है।
उस चश्मे को आप यूज करोगे तो आपको सब कुछ 3D में दिखेगा, आपको ऐसे नहीं दिखेगा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, आपको ऐसे दिखेगा कि ये घटना आपके क्या है, सामने घटित हो रही है। ठीक है, वर्चुअल रियलिटी का मतलब क्या है, इसको बोलते हैं आभासी। वर्चुअल का मतलब क्या होता है, आभासी। रियलिटी का मतलब क्या होता है, सच्चाई। ये क्या बोला जाता है, आभासी सच्चाई बोला जाता है। नेक्स्ट, इमर्सिव एक्सपीरियंस का सही अर्थ क्या है, बताओ। देखिए इमर्सिव एक्सपीरियंस का सही अर्थ क्या है। इमर्सिव एक्सपीरियंस का सही अर्थ है उपयोगकर्ता को पूरी तरह डिजिटल वातावरण में शामिल करना। देखो इमर्सिव एक्सपीरियंस में होता क्या है, इमर्सिव एक्सपीरियंस में ये होता है कि मान लो जैसे आपके सामने शेर आ जाए तो आपकी बॉडी कुछ रिएक्ट करेगी, जैसे आप लोग डरोगे, आपको पसीना आना स्टार्ट हो जाएगा। इमर्सिव एक्सपीरियंस में क्या होता है कि आपको एक ऐसा वातावरण दिया जाएगा जिस वातावरण को देखकर आपकी इंद्रियां काम करना स्टार्ट होगी। जैसे आपको डर लग रहा है तो आपको रियल में ऐसे डर जैसा फील होने लग जाएगा। उसे क्या बोलते हैं, इमर्सिव एक्सपीरियंस बोलते हैं। उपयोगकर्ता को पूरी तरह से डिजिटल वातावरण, ऐसे आपको डिजिटल वातावरण देंगे जिसमें आपको ऐसा फील होगा कि ये सच में चीज हो रही है, उसको क्या बोलते हैं, इमर्सिव एक्सपीरियंस बोलते हैं। नेक्स्ट, सोफिया क्या है, बताओ। देखिए सोफिया क्या है, ये बहुत बार न्यूज में भी रहा है। सोफिया क्या है, ह्यूमनॉइड रोबोट है। क्या है, ह्यूमनॉइड रोबोट, एक तरह का रोबोट है। नेक्स्ट, सोफिया की विशेषता क्या है, ये है क्या है, बताओ। देखिए ये मानव जैसी बातचीत और चेहरे का भाव है, इसी तरीके से इसी को ह्यूमनॉइड बोला जाता है। देखो ये सोफिया है। देखो जितने भी रोबोट्स पहले बनते थे या फिर आज से 7 8 या 10 साल पहले बनते थे, वो रोबोट अपन को देखने में ही पता लग जाता था कि वो रोबोट है। लेकिन आजकल जो रोबोट है वो ह्यूमनॉइड रोबोट बन रहे हैं। इसका मतलब है वो ह्यूमन की तरह दिखते हैं, अपने जैसे दिखते हैं, जैसे अपने के चेहरे के जो एक्सप्रेशन रहते हैं, चेहरे के जो भाव रहते हैं, उसी तरीके से इनके भी भाव अपने चेहरे के एक्सप्रेशन से मिलते जुलते रहते हैं। तो सोफिया क्या है, जो पहला ह्यूमनॉइड रोबोट है उसका नाम क्या है, सोफिया। नेक्स्ट, बिग डेटा के लक्षण है, ये एग्जाम में आपके आ रखा है क्वेश्चन। तो बताओ बिग डेटा के कौन कौन से लक्षण है, सारे के सारे लक्षण है वो बिग डेटा के लक्षण है। देखो वॉल्यूम का मतलब है बहुत सारे, पहले तो ये देखो बिग डेटा बोलते किसे हैं। जैसे आज के समय में जब इंटरनेट आज हर आदमी के पास है, तो बहुत सारे लोग ट्विटर पे जुड़े हुए हैं, तो हर दिन लाखों या फिर करोड़ों की संख्या में ट्वीट करते हैं लोग बाग। जैसे जो लोग फेसबुक से जुड़े हुए हैं तो पूरे वर्ल्ड में फेसबुक में हजारों या फिर लाखों की संख्या में लोग फेसबुक पे पोस्ट करते हैं, उसी तरीके से इंस्टाग्राम पे यूज करते हैं, उसी तरीके से यूट्यूब पे करते हैं। तो बहुत सारा डेटा इकट्ठा हो रहा है, इस बहुत सारे डेटा को क्या बोला जाता है, बिग डेटा बोला जाता है। तो बिग डेटा की विशेषता क्या है, वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब है कि बहुत बड़ा होता है। बिग डेटा क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। जैसे एक दिन में यदि आप मेजर करो तो ऑन एन एवरेज कुछ 8 10 लाख के आसपास या फिर उससे ज्यादा ही ट्वीट एक दिन में मिल जाते हैं, और हर ट्वीट में अलग अलग प्रकार का डेटा रहता है। दूसरा है वेग। वेग मतलब इसकी गति है वो बहुत तेज रहती है। आप देखोगे कि मतलब जब ट्रेनिंग में आती है कोई चीज तो उसकी जो गति रहती है बहुत तेज रहती है, कि मतलब कुछ घंटों में ही उसकी क्या है कि बहुत सारे लोग उसको फॉलो करना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर है विविधता, डेटा में बहुत सारी विविधता है, कोई किसी पे ट्वीट कर रहा है, कोई लोग किसी पे ट्वीट कर रहा है। फिर सत्यता की, इसमें सत्यता की गारंटी नहीं है कि जो चीज आपको ट्विटर पे दिखाई जा रही है फिर सोशल मीडिया पे दिखाई जा रही है वो सही है या नहीं है। फिर है दूसरा, नेक्स्ट क्या है, मूल्य। ये सारे के सारे बिग डेटा का क्या है, लक्षण। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था और ये 11th क्लास का चैप्टर से क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है। अब देखो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है। क्लाउड कंप्यूटिंग पहले समझो। मान लो आपके पास फोन है और आपके फोन में 50 फोटोज हैं, और आपका फोन मान लो गलती से खो जाता है या फिर खराब हो जाता है, पूरी तरीके से खराब हो जाता है, पानी में गिर जाता है। तो क्या होगा, आपके पास जितनी भी फोटोज थी आप उनको वापस एक्सेस नहीं कर सकते या फिर उनको वापस नहीं प्राप्त कर सकते। तो इसका एक अल्टरनेट सॉल्यूशन ये है कि क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग का ये मतलब है कि आपको क्लाउड पे अपनी आईडी बनानी पड़ेगी। जैसे आप जीमेल पे आईडी बनाते हो या फिर फेसबुक पे आईडी बनाते हो, आप यूजर नेम होगा और उसका क्या होगा, पासवर्ड। उसके बाद में आपने जितनी भी फोटोज रखी है वो कहाँ पे चली जाएगी, क्लाउड पे चली जाएगी। आपकी जितनी भी फोटो आपने कहाँ रख दी, क्लाउड पे। मान लो आपने यहाँ पे कितनी फोटो रखी है, 50 फोटोज रखी है, ठीक है। अब क्लाउड को आपको किसी ना किसी डिवाइस से जोड़ना पड़ेगा। जैसे आप इस क्लाउड को फोन में खोल सकते हो, लैपटॉप में खोल सकते हो, कंप्यूटर में खोल सकते हो। इसके लिए आपको क्या चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। इससे ये होगा कि जो भी चीज आपने क्लाउड में रखी है वो आप कभी भी एक्सेस कर सकते हो, उसमें से कुछ भी चीज हटा सकते हो, कुछ भी चीज ऐड कर सकते हो। इसमें आप डिवाइस पे निर्भर नहीं हो। जो चीज आपने फोटो क्लाउड पे डाली है आप उसको 10 साल बाद भी देख सकते हो, कभी भी देख सकते हो और कभी भी उनको एक्सेस कर सकते हो। उसमें खोने का भी डर नहीं है कि ये आपकी फोटो यहाँ से खो जाएगी। देखो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है। क्लाउड कंप्यूटिंग एक तकनीक है जिसके द्वारा डेटा या इंफॉर्मेशन को इंटरनेट की सहायता से स्टोर, मैनेज और रिट्राइव किया जाता है। देखो ये एक तकनीक है जिसकी इंफॉर्मेशन, ये जितनी भी फोटोज डाली या तो क्या है, इसको अपन क्या बोलते हैं, या तो डेटा बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन बोलते हैं, है ना। इंटरनेट की सहायता से इसको एक्सेस करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, इंटरनेट होना चाहिए। इंटरनेट की सहायता से यहाँ पे स्टोर का मतलब आप सेव कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, रिट्राइव कर सकते हो। रिट्राइव का मतलब है वापस प्राप्त कर सकते हो, मैनेज का मतलब इनमें अदला बदली कर सकते हो, फोल्डर बना सकते हो अलग अलग प्रकार की फोटोज का। देखो क्लाउड कंप्यूटिंग में डेटा को स्टोर करने के लिए बड़े बड़े सर्वर होते हैं। ये क्या है, क्लाउड क्या है, ये एक बहुत बड़ा कंप्यूटर है,
बहुत बड़ा कंप्यूटर है, जिसे क्या बोला जाता है, जिसे सर्वर बोला जाता है। ये बहुत ही शक्तिशाली कंप्यूटर होते हैं जो 24 घंटे काम करते हैं, ये लगातार काम करते हैं, तथा ये सर्वर पूरे वर्ल्ड में अलग अलग जगह पे मौजूद होते हैं। ये पूरे के जो सर्वर रहते हैं या फिर क्लाउड अपन बोलते हैं, वो एक प्रकार का सर्वर है। सर्वर का मतलब बहुत शक्तिशाली कंप्यूटर है जो 24 घंटे काम करेगा और ये दुनिया की लगभग हर जगह पे क्या रहते हैं, मौजूद रहते हैं। देखो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, अब बताओ। देखिए क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, कौन सा आंसर सही होना चाहिए। देखो क्लाउड कंप्यूटिंग है इंटरनेट के माध्यम से कंप्यूटिंग सेवाएं प्रदान करना, इसको अपन क्या बोलते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग बोलते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा क्लाउड सर्विस मॉडल नहीं है। तो क्लाउड सर्विस के 3 मॉडल हैं, इनमें से कौन सा नहीं है, बायोस नहीं है, बाकी के 3 हैं, वो क्या है, क्लाउड सर्विस के मॉडल है। आई का मतलब है, देखो डबल एस का मतलब है, देखो आई का मतलब है आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है कि आपके पास कोई भी आर्किटेक्चर है उसको आप सर्विस की तरह यूज में ले रहे हो। पी का मतलब है प्लेटफॉर्म और एस का मतलब है सॉफ्टवेयर। आपको ये याद रखना है कि क्लाउड सर्विस कितने प्रकार की होती है, आपको ये 3 नाम याद रखने हैं, आस, पास और सास। नेक्स्ट, मेघराज किस देश की पहल है, बताओ। देखिए मेघराज सुना होगा नाम, मेघराज किसकी पहल है, इंडिया की देश है। जीआई का मतलब है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्लाउड। भारत सरकार ने एक क्लाउड बना रखा है जिसे बोलते हैं मेघराज या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्लाउड। ये क्लाउड कौन से देश ने बनाया, भारत ने बनाया। ये क्लाउड कंप्यूटिंग का एक एग्जाम्पल है। उसी तरीके से राजमेघ क्या है, राजमेघ क्या है बताओ। देखें राजस्थान सरकार की क्लाउड कंप्यूटिंग सेवाएं, आपको पूछ सकते हैं, ये जितने भी आज 11th के टॉपिक में पढ़ा रहा हूँ, ये बहुत एडवांस टॉपिक है और इनसे क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि ये जितने भी हैं एडवांस टॉपिक और आजकल यूज में हो रहे हैं। तो देखो भारत सरकार की क्लाउड कंप्यूटिंग का नाम क्या है, मेघराज। क्या नाम है, मेघराज। और राजस्थान वाले का क्या नाम है, राजस्थान वाले का नाम है राजमेघ। इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, राजस्थान वाले में आर पहले आ रहा है, राजस्थान वाले में आर पहले आ रहा है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, ग्रिड कंप्यूटिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है, बताओ। देखिए ग्रिड कंप्यूटिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखो ग्रिड कंप्यूटिंग का क्या होता है, मान लो आपके गांव में एक प्रोग्राम रखा गया है जिसमें पूरे गांव के सारे लोग क्या होंगे, इकट्ठे होंगे और कुछ खाने का प्रोग्राम रखा गया है। मान लो कि आपके गांव का स्थापना दिवस है और पूरे गांव को इनवाइट किया गया है। आप सारे लोग गांव के इकट्ठे होंगे और पूरे गांव के लिए खाना बनाएंगे और वहीं पे खाना खाएंगे। तो देखो किसी एक व्यक्ति के पास पूरे गांव का खाना बनाने का सामान मिल सकता है क्या, ऐसा संभव नहीं है। उसमें क्या होगा कि बहुत सारे गांव के लोग इकट्ठा होते हैं और अपने हिसाब से सामान देते हैं, जैसे कि कोई 2 गैस सिलेंडर दे रहा है, कोई 10 भट्टी दे रहा है, इस तरीके से। और सारे लोग मिलके उसको क्या करते हैं, उस काम को अंजाम देते हैं। जैसे ही काम खत्म हो गया, सब सारा का सारा अपना सामान वापस ले जाते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, ग्रिड कंप्यूटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रिड कंप्यूटिंग। ग्रिड कंप्यूटिंग क्या है, संसाधनों को साझा करके बड़े कार्य पूरे करना। मान लो एक कंप्यूटर एक कार्य, एक बहुत बड़ा काम आ गया, उसको काम करने में सक्षम नहीं है, मान लो उसकी रैम नहीं है, उसके पास मेमोरी नहीं है, फिर उसके पास सॉफ्टवेयर नहीं है, तो क्या करेगा, दूसरे कंप्यूटर से जुड़ेगा। किसी से रैम लेगा, जितनी रैम की जरूरत है उसकी रैम लेगा, किसी से हार्ड डिस्क ले रहा है, मतलब मेमोरी ले रहा है, किसी से सॉफ्टवेयर ले रहा है, और ये सारों 4-5 कंप्यूटर मिलकर क्या करेंगे, एक बड़ा काम पूरा करेंगे। उसको क्या बोला जाता है, ग्रिड कंप्यूटिंग बोला जाता है। क्या बोलते हैं, ग्रिड कंप्यूटिंग। नेक्स्ट, ब्लॉकचेन किस प्रकार का नेटवर्क है, बताओ। देखिए ब्लॉकचेन किस प्रकार का नेटवर्क है। ब्लॉकचेन है डिसेंट्रलाइज, जिसे विकेंद्रीकृत भी बोलते हैं, विकेंद्रीकृत तथा साझा डेटाबेस है। देखो एक होता है केंद्रीकृत, एक होता है विकेंद्रीकृत। केंद्रीकृत का मतलब क्या है, जैसे आप रेलवे में टिकट बुक करा रहे हो, जैसे भारत में अनेक लोग हैं जो रेल से यात्रा करते हैं, तो अपनी टिकट बुक कराते हैं, तो एक इंडियन रेलवे का एक सर्वर बना रहता है, जो भी टिकट करा रहा है उसकी सारी की सारी सूचना कहाँ पे रहेगी, एक जगह पे मौजूद रहेगी। इसको बोलते हैं केंद्रीकरण। इसको क्या बोलते हैं, केंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण का मतलब है ये सूचना अलग अलग लोगों के पास रहेगी, तो उसको क्या बोला जाता है, विकेंद्रीकरण बोला जाता है। जो ब्लॉकचेन की तकनीक है वो किस पे काम करती है, विकेंद्रीकरण और साझा डेटाबेस पे काम करती है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन पर आधारित है, बताओ। कौन सी क्रिप्टो करेंसी, अभी क्रिप्टो करेंसी का ट्रेंड चल रहा है ना, तो ब्लॉकचेन पर आधारित कौन सी है, वो है बिटकॉइन। बिटकॉइन बहुत फेमस हुआ था, आपको याद रखना है कि बिटकॉइन कौन सी तकनीक को इस्तेमाल करता है, ब्लॉकचेन को इस्तेमाल करता है। नेक्स्ट है एक ब्लॉकचेन के बारे में। और देखो ब्लॉकचेन काम कैसे करता है। ब्लॉकचेन में ऐसा होगा कि ब्लॉक रहेंगे, सबके पास ऐसे ब्लॉक रहेंगे, और जैसे मान लो एक चेन में 10 लोग हैं, तो 10 के पास क्या रहेंगे, ब्लॉक रहेंगे। यदि मेरे को एक भी चीज चेंज करनी है उसमें, तो उन 10 लोगों को वो चीज पता चल जाएगी कि इसने अपने डेटाबेस में इस तरह का डेटा चेंज किया है, तो उसमें क्या, इसको क्या बोला जाता है, ब्लॉकचेन बोला जाता है। अगला एल्गोरिदम क्या है, बताओ। देखिए एल्गोरिदम क्या है, समस्या को हल करने के क्रमबद्ध चरणों के समूह को एल्गोरिदम बोलते हैं। एल्गोरिदम का ये मतलब है कि मान लो आपको ये एग्जाम पास करनी है, तो एग्जाम पास करने से पहले, मान लो आज से
2 महीने पहले आपने कोई ना कोई प्लान बनाया होगा, 4 महीने पहले प्लान बनाया होगा। जो आपने प्लान बनाया उसी को कंप्यूटर में क्या बोलते हैं? एल्गोरिदम। प्लान में क्या रहता है कि आपको एक योजना बनानी होती है कि जैसे सबसे पहले आपको ये वाला सब्जेक्ट कवर करना है, उसके बाद में इसकी पुराने सवाल निकालने हैं, फिर उसकी टेस्ट सीरीज देनी है और फिर उसका रिवीजन करना है। उसी तरीके से यदि कंप्यूटर में कोई भी प्रॉब्लम अपन को सोल्व करनी होती है, सबसे पहले अपन क्या बनाते हैं? एल्गोरिदम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एल्गोरिदम। एल्गोरिदम का मतलब क्या है? समस्या को हल करने का क्रमबद्ध तरीका, क्रमबद्ध चरणों का समूह। नेक्स्ट है आईओटी का पूरा नाम बताओ। देखिए आईओटी का पूरा नाम क्या है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आईओटी का पूरा नाम क्या है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। कल मेरे को ये बताओगे कि आईओटी के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, या फिर आपको क्या लगता है कि कहाँ पे आईओटी है? ये आपको होमवर्क है आपका, है ना? सोच के बताना है, टाइम खराब नहीं करना चाहता, बस सोचना है कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स से आप क्या समझते हो। कल मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, 1-2 क्वेश्चन इस पे करा दूंगा। तो आगे की क्लास रहेगी वो दूसरी क्लास, मतलब दूसरी क्लासेस को अपन कवर करेंगे। तो मेरी पूरी कोशिश ये है कि कंप्यूटर का पूरा पार्ट आपके नेक्स्ट 6-7 दिनों में कवर हो जाएगा। तो कोशिश ये रहेगी कि आपको हर दिन 2 वीडियोस मिलेंगे। यदि एक भी मिला तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश रहेगी कि आपको हर दिन 2 वीडियोस मिलेंगे। यदि आपको लग रहा है कि कंटेंट सही है तो मेरे को कैसे पता चलेगा? मेरे को ऐसे ही पता चलेगा आपके रिएक्शन से, कि आपका जो रिएक्शन आएगा उससे पता चलेगा आप लाइक कर रहे हो, कमेंट कर रहे हो, या फिर और भी लोगों को शेयर कर रहे हो। मेरे को कहने की जरूरत नहीं है, ये आपका मौलिक कर्तव्य है ना। यदि आपको लग रहा है कि आप फ्री में कुछ चीज पढ़ रहे हो तो आपका भी कुछ मौलिक कर्तव्य होता है कि उसको आगे बढ़ाए। धन्यवाद।